जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं निष्ठा मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसके नोट्स और साथ ही उससे संबंधित कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें लेकर आई हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि वह अध्यापकों की मदद करेगा विद्यालय आधारित आकलन की उत्पत्ति और महत्व को समझने में, आकलन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित होने में, आकलन प्रक्रियाओं के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एकीकरण सुविधा पाने में, आकलन के उद्देश्य से प्रासंगिक विषय क्षेत्रों में संदर्भ आधारित उदाहरण विकसित करने में। इसकी पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो भारत में शिक्षा की प्रणाली को लोगों की ज़रूरत और आकांक्षा के अनुसार तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में व्यापक आकलन के लिए तर्क दिया, जिसके तहत परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन मापने हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम इन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आकलन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की जो बच्चे के विकास और उन्नति का प्रमाण प्रदान करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का उपयोग भारत में विद्यालय शिक्षा के इतिहास में 30 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। CCE के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृतियों और कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन को अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है: आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन और विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं कि शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं है, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु याद रखने के बजाय अधिगम प्रतिफल आधारित योग्यता विकास पर ध्यान देना, आकलन के दायरे को स्व आकलन और साथियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से व्यापक बनाना, भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी या सहभागिता, शिक्षकों और व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाना और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। आकलन क्या, क्यों और कैसे, अब हम ये देखेंगे। आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना और सीखने में यदि कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में उसकी मदद करना है। आकलन के क्यों, क्या और कैसे को समझने के लिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं कि आकलन के मापदंड क्या हैं, इसमें कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। सीखने के प्रतिफल की यदि बात करें तो आकलन के मानदंड हैं। अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि वह किस प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मानदंड को भी समझना ज़रूरी है जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। अधिकतर विद्यालय आधारित आकलन करने वाले हितधारक इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और पाठन अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उपयोग करके बच्चों का आकलन करते हैं। सीखने के प्रतिफल आकलन के मानदंड हैं कि अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मानदंड को भी समझना ज़रूरी है। इसके बारे में आकलन किया जा सकता है। अधिकतर विद्यालय आधारित आकलन करने वाले हितधारक इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और पाठन अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उपयोग करके बच्चों का आकलन करते हैं। आकलन का उद्देश्य होता है सीखने के लिए आकलन करना। तो पहला है आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम के दौरान आकलन लगातार होता है। समग्र और पूर्वाग्रहों या विकृति से मुक्त होने के लिए इसे कई सबूतों पर आधारित होने की आवश्यकता होती है। यह सीखने के विभिन्न पहलुओं जैसे ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना दोनों शामिल हैं। अधिगम ही आकलन है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर और स्थान प्रदान करता है।
इसके साथ उनकी दक्षता और सीखने में आ रही परेशानी की पहचान करना आवश्यक है। उन्हें स्वयं का आकलन करने और साथियों और समूह के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीखने का आकलन है, इसका उपयोग चिन्हित पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर मानदंड, प्रक्रिया कौशल, सीखने के संकेतक और सीखने के प्रतिफल के अनुसार विद्यार्थियों को सीखने के मानक के लिए किया जाता है। विद्यालय आधारित आकलन हेतु आकलन कार्य नीतियाँ हैं। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली आकलन रणनीतियाँ हैं अवलोकन, साक्षात्कार, स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, विवरणिका आकलन, प्रतिक्रिया, प्रमाणिक आकलन, सौंपा गया काम, भूमिका निभाना, कहानी, वाचन, सिमुलेशन, परियोजना कार्य, प्रयोग, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, जांच सूची, क्रम निर्धारण मान, केंद्रित समूह विचार विमर्श यानी कि FGD आदि। समूह अधिगम का आकलन। समूह आधारित आकलन का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को ऐसे साधनों का उपयोग करने के पीछे के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण, सर्वेक्षण, कलाकृति जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजना आदि से जुड़ी गतिविधियां समूह में काम की मांग करती हैं और इन्हें प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करके बेहतरीन अवसरों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों द्वारा सहभागितापूर्ण तरीके से विकसित किया गया है। रूब्रिक्स में लचीलापन और अनुकूल क्षमता होती है जो बहुत कम अन्य आकलन उपकरणों के पास होती है। जब रूब्रिक्स को सही tariके से उपयोग किया जाता है तो समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने, विद्यार्थियों को विस्तृत प्रतिक्रिया का उपयोग करने, महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने, शिक्षण विधियों को परिष्कृत करने और दूसरों के साथ संचार की सुविधा के लिए तैयार किया जाता है। रूब्रिक्स में 4 मापदंड होते हैं। पहला है सौंपे गए कार्य का विवरण, दूसरा मापन स्तर, तीसरा आयाम और चौथा है आयाम मानदंड। शिक्षार्थियों को स्वयं के काम या साथियों के आकलन के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। स्व आकलन विद्यार्थी के सीखने में मदद करता है और ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जो विद्यार्थियों को भविष्य के व्यावसायिक विकास और जीवन भर सीखने के लिए आवश्यक है। साथ ही समूह द्वारा आकलन के लिए विद्यार्थियों को किसी उत्पाद या घटना के लिए उत्कृष्टता के मानदंडों के आधार पर अपने साथियों से प्रतिक्रिया या श्रेणी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसके निर्धारण में विद्यार्थी शामिल होते हैं। साथ ही समूह द्वारा आकलन के उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थी अपनी प्रगति और कौशल विकास पर विचार करते हैं और गंभीर रूप से आकलन करना सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी समझ और अपनी क्षमताओं के बीच अंतराल की पहचान कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विचार कर सकते हैं। सहभागिता में समूह सदस्यों ने पूरी तरह से भाग लिया और समूह सदैव कक्षा में काम कर रहा था। समूह सदस्यों ने ज़्यादातर समय भाग लिया और समूह ज़्यादातर समय काम कर रहा था। समूह सदस्यों ने भाग तो लिया लेकिन नियमित रूप से समय बर्बाद किया और शायद ही कभी काम पर था। और समूह सदस्यों ने भाग नहीं लिया और समय बर्बाद किया या असंबंधित सामग्री पर काम किया। नेतृत्व में इसी तरह पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सुनना, इसमें भी इसी तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर प्रतिक्रिया, फिर समय प्रबंधन, अब स्व आकलन समझते हैं। सीखने के रूप में आकलन बच्चों की अपनी सीखने की समझ के बारे में है और आकलन के सभी उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआती कक्षा से ही इस पहलू पर जोर देना आवश्यक है। स्मरण विचार के माध्यम से और स्वयं या साथियों द्वारा किसी के काम की आलोचना करने से बच्चों को इस क्षेत्र में आगे सुधार करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में बहुत मदद मिलती है। आकलन शिक्षकों को ये जानने में मदद करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी कितना बेहतर ढंग से सीख सकता है। आकलन से विद्यार्थियों की प्रगति पर भी नज़र रखी जा सकती है। आकलन से शिक्षक विद्यार्थियों में सुधार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिक्रिया दे सकता है। यह किसी भी तरह से बच्चों की तुलना या श्रेणीकरण करने के लिए नहीं है,
बच्चे का विवरण ऐसा होना चाहिए जो हर विद्यार्थी को प्रेरित करे और उसे यह विश्वास दिलाए कि वह बेहतर कर सकता है। बच्चे की प्रगति का विवरण ऐसा होना चाहिए जो ये दर्शाए कि विद्यार्थी क्या कर सकता है। मॉड्यूल क्रमांक 7 जो कि विद्यालय आधारित आकलन है, उसमें पहला प्रश्न है कि गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसका अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा, या नैदानिक परीक्षण द्वारा, या छानबीन स्क्रीनिंग परीक्षण द्वारा, या उपलब्धि परीक्षण। तो इसका उत्तर होगा नैदानिक परीक्षण द्वारा। प्रश्न 2 है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह क्या कर रही है? पहला, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो इसका सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। प्रश्न 3 है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, दूसरा शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने फाइन ट्यूनिंग के लिए, अधिक बार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, और यह समझने के लिए कि अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन नहीं है। तो इसका है खुला ओपन एंडेड प्रश्न, दूसरा परियोजना, तीसरा अवलोकन और चौथा छात्रों की रैंकिंग। तो इसका उत्तर है छात्रों की रैंकिंग। प्रश्न 5 है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। पहला है सहयोग, दूसरा अनुशासन, तीसरा उत्साह की भावना और चौथा नेतृत्व की भावना। तो इसका सही उत्तर है सहयोग। प्रश्न 6 है, छात्र अधिगम मानदंड यानी बेंच मार्किंग हिस्सा है। पहला सीखने के रूप में आकलन, दूसरा सीखने के लिए आकलन, तीसरा सीखने पर आकलन और चौथा सीखने का आकलन। तो उत्तर है इसका सीखने का आकलन। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट की मुख्य विशेषताएं। पहला उन्होंने कहा है सामग्री आधारित गतिविधि, दूसरा है शिक्षक केंद्रित गतिविधि, तीसरा योग्यता आधारित गतिविधि, चौथा प्रशिक्षण आधारित गतिविधि। तो इसका उत्तर है योग्यता आधारित गतिविधि। प्रश्न 8 है, आकलन का उद्देश्य है पहला किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना और चौथा छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। तो इसका उत्तर है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। प्रश्न 9 है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना होता है। नैदानिक आकलन है ये, या सीखने के लिए आकलन है ये, सीखने के रूप में आकलन है, या सीखने का आकलन है। तो इसका उत्तर है सीखने का आकलन है। प्रश्न 10 है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। पहला नैदानिक आकलन का, दूसरा सारांशित आकलन का, तीसरा सीखने के आकलन का और चौथा रचनात्मक आकलन का। तो इसका उत्तर है रचनात्मक आकलन का। प्रश्न 11 है, शिक्षार्थियों का अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये सही है कि गलत है। तो इसका उत्तर है ये गलत है। प्रश्न 12 है, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, परियोजना आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में। तो ये सही है कि गलत है। तो ये सही है। प्रश्न 13 है, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो ये सही है या गलत। तो इसका उत्तर है ये सही है। प्रश्न 14 है, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। सही है कि गलत है। तो ये गलत है। प्रश्न 12 है, एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। ये सही है कि गलत। तो ये भी गलत है। प्रश्न 16, रूब्रिक कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, समग्र रूब्रिक और विश्लेषणात्मक रूब्रिक।
प्रश्न 17 है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, सही है या गलत? तो ये है गलत। प्रश्न 18, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धियों, प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं, ये सही है या गलत? तो ये भी गलत है। प्रश्न 19 है, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखने के मूल्यांकन में आता है, तो ये सही है या गलत? तो ये भी गलत है। प्रश्न 20 है, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं, तो ये सही है या गलत? ये सही है। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, तो ये सही है या गलत? तो इसका उत्तर है ये सही है। तो ये थे कुछ प्रश्न इस मॉड्यूल से संबंधित। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।